हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रीवियस सेशन में हमने इसी चैप्टर के लिए सॉल्व करे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए हर कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, जो भी हो, सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। एक चैप्टर देखने के बाद या एक दो चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है। सो द फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द फर्स्ट स्टेप। कभी भी अगर कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, इन अ कैटेलाइज्ड रिएक्शन, देखिए अगर कभी भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है तो उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जुड़ना जो पहला स्टेप है, उसके बाद क्या क्या होता है कैटेलाइज्ड रिएक्शन में, वो हमें ब्रीफ में पूछा गया है। डिस्क्राइब द अदर स्टेप्स टिल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने तक सारे स्टेप्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट जुड़ता है, ठीक है, कंबाइन करता है तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो देखो, अगर हमारा ये कोई एंजाइम है, इफ वी हैव अ सर्टेन एंजाइम लाइक दिस, ठीक, ये हमारा कोई एंजाइम है सपोज, तो इसके लिए हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो बिल्कुल इसी शेप का होगा कि वो आके इसके अंदर जुड़ जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, और जिस जगह पर एंजाइम के पास ये सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, उस जगह को, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? दिस साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। सही है, ठीक है, इतनी बात तो मालूम है। तो जब भी एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट जुड़ता है तो वो कहां पर आके जुड़ता है? पहली चीज, वो जुड़ता है एक्टिव साइट पर। और क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और देखो क्या होता है कि हम बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स में हम बहुत सारी नई चीजें पढ़ लेते हैं जो हम शायद बायोलॉजी में अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है। तो मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब कंसिडर करते हुए आपको इसका सबसे आसान तरीका बताती हूँ आंसर लिखने का। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स जब मैंने बोला तो मेरा मतलब ये है कि वो जिन्हें ये टफ लगता है और वो जिन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए एक कहानी जैसा इसे आप सुन लो। जब भी एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, वो दोनों जुड़ते हैं, तो क्या क्या हुआ होगा? सबसे पहली चीज, वो हमेशा कहाँ जुड़ेंगे? एक्टिव साइट पर जुड़ेंगे। हर सबस्ट्रेट के पास, हर एंजाइम के पास एक प्रॉपर साइट होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है जहां से आकर वो जुड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। और जैसे ही ये सबस्ट्रेट बनता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए, एक्टिव साइट पे आ गए, जुड़ गए, अब क्या होगा मैडम? अब ऐसा होगा कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है, इनका एनी विच वेज अगर आपको कोई रिएक्शन करनी है तो बॉन्ड्स तो चेंज होते हैं, तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड चेंज होने वाला है। क्या होगा? बॉन्ड चेंज होने वाला है। तो बॉन्ड चेंज कैसे होगा? जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं, तो आप ये इसको अपने आंसर में मेंशन करोगे। तो बाइंडिंग जब होती है सबस्ट्रेट की, तो वो इंड्यूस करता है एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज करने वाला नेचर, यानी एंजाइम का जो शेप है, जो साइज है, जो स्ट्रक्चर है, वो हो जाता है चेंज फॉर टाइम भी, ठीक है। चेंज होने के बाद वो टाइटली सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया। कोई भी चीज अगर ऐसे जुड़ जाएगी तो उसका ऑल ओवर नेचर जो है वो बदल जाएगा। तो ऑल ओवर नेचर, साइज, शेप बिगड़ जाता है। अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हुआ। तो आप क्या क्या मेंशन करोगे कि कैटेलाइटिक साइकिल अगर चले एंजाइम एक्शन की, तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद फॉलोइंग स्टेप। पहले स्टेप में हम कहते हैं फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ गया एक्टिव साइट पे, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा आंसर का। दूसरे स्टेप में हम ये बताएंगे कि जब भी ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के होने में इस एंजाइम सबस्ट्रेट के जुड़ने से नेचर बदल जाएगा। सो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट जब जुड़ा एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट ये वाला है,
जब ये सबस्ट्रेट जुड़ा एंजाइम के साथ तो इसने ऑल्टर कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, जो मैं अभी आपको बता रही थी, शेप, ठीक है, और फिटिंग मोर टाइटली अराउंड दी सबस्ट्रेट, शेप चेंज करवाया इसने, और शेप चेंज कराने के बाद क्या करा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस में हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी द फर्स्ट 2 स्टेप्स, इसीलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ और मैं इसके आगे का बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी ये सबस्ट्रेट बन गया तो पहले तो एक्टिव साइट आ गई, दूसरा शेप चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ और ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाए हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम। अब क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब आप एक चीज समझो, जब भी ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन में जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, ये एंजाइम है ना, ये नीचे वाला पोर्शन एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट कौन सी है, ये वाली, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्टिव साइट में नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड, जैसे ये सबस्ट्रेट के पास आएगा तो इसका खुद का केमिकल बॉन्ड क्या है, टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सो दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। इसका बॉन्ड इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि इसे क्या बनाना है, इसे बनाना है एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसे एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, एक एंजाइम आया, साथ में उसका सबस्ट्रेट आया, दोनों आए और कहाँ जाकर मिले, कहाँ जाकर जुड़े, अपने एक्टिव साइट पे। जैसे ताला और चाबी, लॉक और की होते हैं, तो वो जो लॉक होता है उसके अंदर की वाला ही डिजाइन होता है जिसमें जाकर वो फिट होगी और उसी पैटर्न से फिर वो ओपन करती है लॉक को। बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग सबस्ट्रेट के अलग अलग एंजाइम के साथ एक्टिव साइट होते हैं। सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जहाँ जाकर जुड़ता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बनने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो शेप चेंज हो जाता है हमारे एंजाइम का, वहां पर बॉन्ड डिफर कर जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, तो वो बॉन्ड डिफर कर जाते हैं और बॉन्ड डिफर करने की वजह से अब क्या बन जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर मान लो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो ये प्रोडक्ट तो फॉर्म करेंगे। तो अब जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये एंजाइम उसके साथ चला जाएगा, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा। सो एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। इतना होने के बाद एक बार जब एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब ये एंजाइम बाद में लेटर ऑन प्रोडक्ट को अपने पास से रिलीज कर देता है, अलग कर देता है। क्यों अलग कर देता है, क्योंकि नाउ दिस एंजाइम इज अगेन रेडी विथ इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज टू परफॉर्म अनदर रिएक्शन। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? अब ये जो ये जुड़ा था, अब मान लो अगर ये जुड़ा रह गया अपने प्रोडक्ट के साथ, तो एक समय आएगा एंजाइम खत्म हो जाएगा, पर हमें तो आगे भी रिएक्शन चलानी है, एंजाइम को खत्म नहीं करना। तो जब प्रोडक्ट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है तो 4th स्टेप में ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, प्रोडक्ट को हटा देता है, ठीक है, बना करके दे देता है और खुद अलग हो जाता है। और एंजाइम कैसे अलग होता है, वापस अपने, क्योंकि इसने शेप चेंज किया था ना, तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा, वापस अपने नेचर में आ जाएगा और फ्री हो जाएगा। नाउ इट इज रेडी टू टेक पार्ट इनटू अनदर रिएक्शन। अब ये एक और सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर वापस से यही साइकिल करेगा। तो क्या क्या हुआ, रिवाइज करो। पहले नंबर पर क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर जुड़े, कहां पर आकर जुड़े, एक्टिव साइट पर आकर जुड़े। तो फिर एंजाइम का क्या हुआ, चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम जुड़ गया प्रोडक्ट के साथ। अब ये एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को बन गया ना प्रोडक्ट, तो इसका काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट को बनाकर भेज देगा आगे और खुद फ्री हो जाएगा और अपना वापस पहले जैसा नेचर और शेप रिगेन कर लेता है, ताकि ये रेडी हो जाए अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। सो द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम ने प्रोडक्ट को रिलीज किया, फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। अब ये जो फ्री एंजाइम रह गया, ये दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ सकता है थ्रू द कैटालाइटिक रिएक्शन वंस अगेन एंड द साइकिल गोज ऑन, और ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पर अभी इतना आंसर समझ में आ गया,
ठीक है। तो मैं अगर इसे समराइज करना चाहूं तो मैंने बोला एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद 4th नंबर पे प्रोडक्ट रिलीज हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हुआ, 5th नंबर के स्टेप में एंजाइम फ्री हो गया, एंजाइम फ्री हो गया ना, प्रोडक्ट को छोड़ दिया, एंजाइम फ्री हो गया। नाउ दिस एंजाइम इज रेडी, एंजाइम इज रेडी फॉर अनदर बाइंडिंग और रिएक्शन, या तो दूसरी जगह बाइंड करने के लिए तैयार है या मान लो दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो इसी चीज को, अब ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे ऐसे ही मेमोराइज कर सके, समझ सके। तो ये मेरा समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तो आप एक एक चीज मेंशन करोगे, ठीक है। तो हम एक बार आंसर को फिर से देखेंगे, हम क्या क्या मेंशन करेंगे कि एक कैटालाइटिक साइकिल जब चलती है एंजाइम एक्शन की तो उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ स्टेप्स में। द कैटालाइटिक cycle of enzyme action can be described in following step. What are these step? पहला step, the substrate binds to the active site. substrate आया एंजाइम के पास, active site पर bind कर गया, fit हो गया active site में, ताला चाबी जैसे लॉक इन की फिट हो जाते हैं ऐसे फिट हो गया। अब क्या हुआ, binding of substrate induces enzyme to alter its shape. अब जैसे ही substrate आकर जुड़ा एंजाइम के साथ तो ये बेचारा जो एंजाइम है इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड दी सबस्ट्रेट। उसने शेप क्यों चेंज किया, ताकि ये अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सके। अब जब ये हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट पर वो क्या करेगा, जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, वहां पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू। अब क्या करेगा, ये अभी तक सबस्ट्रेट और एंजाइम जुड़ा हुआ था, है ना, अब ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड लूज करेगा और बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, जो प्रोडक्ट बनाए उसके साथ। नाउ एंजाइम एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स अ बॉन्ड, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेटर ऑन, अब जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट का बॉन्ड बन गया तो मान लो जब हमारा रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया, मतलब काम खत्म। तो अब एंजाइम क्या करेगा, हाँ बेटा प्रोडक्ट तुम बन गए, अब तुम जाओ, अब नाउ यू आर फ्री टू परफॉर्म योर फंक्शन। प्रोडक्ट को छोड़ देगा और खुद फ्री होके बैठ जाएगा। क्यों फ्री होके बैठ जाएगा, अपने प्रीवियस शेप में चला जाएगा। क्यों ऐसा किया उसने, ताकि वो दूसरे रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट कर सके, फिर से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना सके। सो एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। फ्री एंजाइम अनदर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए तैयार है, एंड थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन, एंड इट रन्स थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल, और ये कैटालाइटिक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो लिख लो, दिस इज द फर्स्ट वन एंड देन दिस इज द सेकेंड वन। ऑलराइट, आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, एक्सप्लेन एनी टू विद द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, बेसिकली इन्होंने डिफरेंट क्लासेस पूछे, पूरे क्लासेस कौन कौन से हैं वो बताओ। दूसरा इन्होंने कहा है कि आपको किसी टू को एक्सप्लेन करना है, यू नीड टू एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारे पास क्लासेस कितनी हैं इन एंजाइम्स की, तो हमारे पास बेसिकली 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की। ठीक है, आइसोमरेज, लाइसेज, ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ऐसे करके हमारे पास 6 क्लासेस होती हैं। इनमें से कोई 2 आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि खुद एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि आपको 2 कोई बतानी है। हालांकि मैंने यहाँ पर सारी एक्सप्लेन की हुई है, पर आपको एग्जाम में इनमें से मतलब जो भी आपको इजी लगे आप उसे मेमोराइज करके उन 2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऐसा ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करवाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज कर देगा किसी चीज को। सो ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं इसको। सो इट इज अ एंजाइम व्हिच कैटलाइज ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, जो 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में क्या कराए, ऑक्सीडो रिडक्शन करवाए, ऑक्सीडो रिडक्शन कराए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, S इज रिड्यूस्ड, S डैश इज रिड्यूस्ड, ये 2 अलग अलग सबस्ट्रेट है, तो क्या होगा जब ये बनाएंगे रिएक्शन, तो S ऑक्सीडाइज्ड और S डैश ऑक्सीडाइज, यानी जो पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ही ये है कि जो रिडक्टेज वाला था वो ऑक्सीडाइज में चेंज हो जाएगा। तो ये किसने कराया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ने कराया। इजी है। नेक्स्ट देखो ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज नाम से ही बताता है यार किसी चीज का ये ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या करेगा, एंजाइम कैटलाइजेस और ट्रांसफर अ ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप जो है उसको ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है S और G का और S डैश का, तो ये क्या करेगा, इस G को कर देगा ट्रांसफर S डैश के पास,
ट्रांसफरेज ट्रांसफर करने का काम करता है। किसको ट्रांसफर करता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करता है इन अ रिएक्शन। जैसे अगर S और G का ये एक कंपाउंड था और ये रिएक्शन कर रहा था S डैश के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा कि ये जो G है ये ट्रांसफर कर दिया, किसने ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफरेज ने। और किसके साथ जोड़ दिया? दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ। तो इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया S डैश और G का, और यहां पर ये वाला सबस्ट्रेट एक अलग रह गया। तो ये दो अलग अलग सबस्ट्रेट जहां पर ग्रुप हो गया ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कराने वाला कौन है? ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये दोनों मुझे लगता है सबसे इजी हैं जिसे आप याद रख सकते हो, लिख लीजिए। डन। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एक ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है या हाइड्रोलाइसिस करता है किसका? एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक किसी भी बॉन्ड का ये क्या कर सकता है? कैटालाइज, हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट। एंड नाइट्रोजन का और फास्फोरस का बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास हाइड्रोलेसिस एंजाइम आ गया और किसी रिएक्शन में ये काम करने लगा, तो ये ऑब्वियसली क्या फंक्शन करेगा? जैसा उसका नाम बताता है, ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है अलग अलग टाइप के बॉन्ड में। कौन कौन से बॉन्ड में? किसी में भी करा सकता है, ईस्टर में करा सकता है, ईथर में करा सकता है, पेप्टाइड में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में करा सकता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमने कितना देखा है ना, जब दो शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोलेसिस यूज होगा। देन वी हैव लाइसेस। तो लाइसेस जो एंजाइम होता है, इट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। ये क्या करता है? जो भी ग्रुप अटैच रहता है ना सबस्ट्रेट के साथ, उस ग्रुप को हटा देता है और एंड प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनवा देगा। देखो यहां पर दो कार्बन कार्बन है, इसके साथ ये XY इसके अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक था, ये एक था। इसने क्या करा? XY को एक साथ कर दिया और फिर लास्ट में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया। तो जब भी लाइसेस काम करेगा, जब भी लाइसेस काम करेगा किसी रिएक्शन में, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा? इसमें हाइड्रोलाइसिस तो होगा, हाइड्रोलाइसिस तो होगा और रिमूवल ऑफ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ ग्रुप के थ्रू इसका मेन फंक्शन है रिमूवल ऑफ सर्टेन ग्रुप। रिमूवल ऑफ सर्टेन ग्रुप इसका मेन फंक्शन है। और आखिरी में ये क्या कर देता है? डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है, डबल बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमरेज की अगर हम बात करें, सो इट इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। जितने भी आइसोमर्स होते हैं उन सब में ये एंजाइम एक्टिविटी शो करता है, तो इसे हम आइसोमरेज कहते हैं। तो देखो ये तो कितना इजी है याद रखना कि अगर आपको आइसोमरेज कहीं पर भी मिल जाए तो समझ जाना कि वो कौन सी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा? आइसोमर्स की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें कैटलाइज कराएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दीज दीज एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से? ऑक्सीडोरिडक्टेज देखा, ट्रांसफरेज देखा, हाइड्रोलेज देखा, लाइसेस देखा, आइसोमरेज देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि आपको कोई दो एक्सप्लेन करने हैं। टोटल हमारे पास 6 क्लासेस हैं, उसमें से हमने ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जो इजी लगे, जिसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप कर दीजिए। वैसे इन सब में से कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर जो याद रह जाए। ठीक है, जैसे किसी को ऑक्सीडोरिडक्टेज ज़्यादा याद रहता है, किसी को लाइसेस ज़्यादा याद रहता है, किसी को आइसोमरेज और ईजी लगता है कि भाई सारे आइसोमर्स में वो काम कर रहे हैं। तो यू कैन राइट वट एवर आंसर यू फील कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उन दो रिएक्शंस के बारे में बता दो। ठीक है, दो एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब थ्रू वाटसन-क्रिक मॉडल। अब ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जब हमने इसी बायोमोलिक्यूल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट? वहां पर क्वेश्चन पैटर्न जरूर अलग था, लेकिन वहां पर आपसे ये नहीं बोला गया था कि आपको वाटसन-क्रिक मॉडल एक्सप्लेन करना है, पर यह बोला गया था कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो हमने वहां पर वाटसन-क्रिक मॉडल एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वाटसन-क्रिक मॉडल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक ही टेक्स्ट में बार बार क्वेश्चन सेम टॉपिक पर रिपीट हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है और सेम टॉपिक पूछ रहा है, तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सप्लेन करना है। सीधे सिंपल टर्म्स में मैं आपको वाटसन एंड क्रिक का मॉडल बताती हूँ। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ये कहता है कि डीएनए जो है,
डीएनए जो है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें दो चेन्स जुड़ी होती हैं, दो चेन जुड़ी होती हैं। कैसे? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल तरीके से, ठीक है। यानी एक चेन होगी 3 सॉरी एक चेन होगी 5 से 3 और दूसरी चेन उसके साथ जो जुड़ेगी वो होगी 3 से 5। तो ये हो गई एंटी पैरेलल चेन, ठीक। अब ये क्या करेगी? हेलिक्स बनाएगी। तो ये इस तरीके से हेलिक्स बनाएगी, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स का। अब इनके बीच में, दो चेन के बीच में बॉन्ड कौन बनाता है? तो ये इनके नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे एडेनिन बनाएगा थाइमीन के साथ और ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी ये बॉन्ड बनते हैं तो एटी के बीच में, एडेनोसिन और थाइमीन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड, लेकिन ग्वानिन साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमेशा जैसे अगर यहां पर ए है, यहां पर ए है तो यहां टी बनेगा, यहां जी है तो यहां सी आएगा, फिर यहां पर सी है तो यहां जी आ जाएगा। हमेशा ए के सामने टी, जी के सामने सी, यही दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कभी भी ए और जी एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, टी और सी एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और जब भी एडेनिन और थाइमीन के बीच में, एडेनिन और थाइमीन के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। साथ ही साथ एक और बात जो वाटसन क्रिक मॉडल में बोली गई, पहले तो हमें डबल हेलिक्स समझ में आ गया, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, ठीक है। दूसरा, दो चेन्स होंगी वो एंटी पैरेलल होंगी, बीच में इनके बेसेस होंगे, बेसिस देखेंगे आपको बीच में जो अटैच रहेंगे। तो बेसिस में हमने पढ़ लिया, ए अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ, जी अटैच होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ, ठीक है। और दोनों ही इनसाइड रहेंगे, दोनों। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये ए यहां चला जाए और टी यहां चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता। हमेशा ये परपेंडिकुलरली सिचुएटेड होते हैं बेसिस। जो चेन है उस चेन के परपेंडिकुलर एंड इनसाइड, परपेंडिकुलर एंड इनसाइड। तो यहां वाली चेन का ये परपेंडिकुलर बेस रहेगा, यहां वाली चेन का ये परपेंडिकुलर बेस रहेगा, दोनों आमने सामने बॉन्ड बना लेंगे, एटीजीसी एटीजीसी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जैसे हम इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे तो 10 बेस पेयर एक टर्न में होता है, ठीक है। इस एक टर्न में जब ये टर्न लेगा तो एक में इसके पास एक टर्न लेने से पहले, मतलब इसके ऊपर भी एक टर्न रहा होगा, है ना। तो ये यहां से लेकर यहां तक के बीच में पूरे कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर आते हैं, ठीक है। और फिर ये टर्न कितने पे होता है? 3.4, 0.3 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर। मैं आगे बताती हूँ, पहले इतना देख लो, इतना जितना पढ़ा है उतना समझ लो। क्या क्या लिखोगे? न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं। वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। बहुत फेमस है वाटसन क्रिक मॉडल का स्ट्रक्चर। वो क्या कहता है? दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स में है, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। दो स्ट्रैंड्स हैं एंटी पैरेलल है, एक 5' से 3', दूसरा 3' से 5'। दोनों एंटी पैरेलल चेन चलेंगी। यानी अगर मेरे पास ये पेन एक ऐसा है और दूसरा पेन ये है तो ये दोनों ऐसे चलेंगी, ठीक है। ये इसका एंटीरियर पोर्शन, आगे का पोर्शन, ये इसका नीचे का पोर्शन है, ये इसका आगे का पोर्शन है, ये इसका नीचे का पोर्शन है, पर ये दोनों ऐसे चलेंगी, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। दो चेन है, दोनों एंटी पैरेलल है। So, two strands of polynucleotide are antiparallel, that is run in opposite direction. Opposite direction में run करेगी. Backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. तो backbone में आपको क्या क्या मिलेगा? शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा, शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा, और इसके साथ कौन जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। और दो शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनाएगा वो फॉस्फेट के साथ ही बनाएगा, ठीक है। सो यू हैव अ चेन, शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की एक चेन और शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की दूसरी चेन, लेकिन ये कैसी होगी? ऑपोजिट, उल्टी होगी। यानी अगर एक ये शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की चेन यहां से चालू हुई, यहां खत्म हुई, तो ये वाली शुगर मॉलिक्यूल की चेन यहां से चालू हुई, यहां खत्म हुई, सही है। पर ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे, ऑपोजिटली। जहां से चालू हुई है यहां खत्म हुई है, ये यहां से चालू हुई है यहां खत्म हुई है, ऑपोजिट जुड़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखिए। नेक्स्ट,
नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड, यानी ये दो चेन है, सॉरी ये दो चेन है, इन दोनों चेन में जो नाइट्रोजनस बेस दिखता है आपको वो कहां दिखता है, यहां यहां, ठीक है। तो ये है, मैं इसे थोड़ा दूर बना देती हूं तो आपके लिए देखना और आसान हो जाएगा। सपोज ये स्ट्रक्चर है, ऐसा, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखना, यहां पर अगर A है तो यहां पर क्या होगा T, यहां पर अगर G है तो यहां पे क्या होगा C, AT के बीच में डबल बॉन्ड, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही होगा। तो आप देखो ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, नाइट्रो, मल्टी कलर हैंड राइटिंग हो रही है मेरी, वन मिनट, ओके। नाइट्रोजीनस बेसिस, कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेसिस हैं हमारे पास, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन, ठीक है। ये दोनों हैं जिसमें से A हमेशा T के साथ बॉन्ड बनाएगा, G हमेशा C के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। AT डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड, तो यही लिखा है। सो दे आर मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन, ये जो बैकबोन है इस बैकबोन से परपेंडिकुलर, बैकबोन से परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा बट फेज इनसाइड। तो मैंने आपसे यही कहा था थोड़ी देर पहले कि यार परपेंडिकुलर तो ये ऐसे भी हो सकते थे ना, हो सकता था इस साइड बॉन्ड बना लेता, पर इसने ऐसा नहीं किया। कहां बनाया, इनसाइड, जहां पर वो दोनों चेन्स मिलेंगी उन दोनों ने एक दूसरे के सामने बनाया। A and G of one strand कंपल्सरीली बेस पेयर विद T and C, यानी कि A T के साथ G C के साथ, एक बैंड का A और G दूसरे के T और C के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑन दी अदर स्ट्रैंड। सो देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2, और G और C के बीच में, G और C के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3, तो मैंने 3 बनाया हुआ है। इतना क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट, अभी आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है, ये मैं क्यों दिखाना चाहती हूं आपको कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये है शुगर का मॉलिक्यूल, ये है शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक, और ये इसने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये थाइमीन और एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और ये ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो स्ट्रक्चरली ये ऐसा है, बट जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं, तो ये हमें ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है। बात समझ में आ गई? चाहो तो इसे बना के रख सकते हो। डन, ओके। अब देखो इसमें ध्यान से, ये दोनों चेन्स आपको उल्टी नजर आएंगी, है ना, दोनों चेन्स आपको उल्टी नजर आएंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अरे हाँ, नेक्स्ट है ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक हेलिकल स्टेयरकेस। जैसे वो किसी किसी के घर में आपने देखा होगा आयरन वाली, लोहे वाली सीढ़ियां होती हैं, वो ऐसे ऐसे घूमी हुई रहती हैं छत पे जाने के लिए, होती है ना, बिल्कुल वैसा ही ये स्ट्रक्चर दिखता है। ईच स्टेप ऑफ एक्सेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेस, और हर स्टेप जो सीढ़ी जिस पे हम पैर रखते हैं वो हमें कौन दिखाता है, बेस। तो यही तो है हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये नाइट्रोजिनस बेसिस, सॉरी, ये नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सीढ़ी के स्टेप्स हैं, स्टेयर के स्टेप्स हैं। वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 बेस पेयर्स। तो मैंने क्या बोला, 10 स्टेप्स। एक टर्न में, ये इससे पहले ऊपर ऐसा टर्न लिया होगा इसने, तो ये एक टर्न में यहां से लेकर के यहां तक में कितने बेस पेयर मिल जाएंगे, 10 बेस पेयर, ठीक। और लेंथ ऑफ द टर्न इज 3 to 4 नैनोमीटर। अगर आप इसे लेंथ इसकी देखोगे तो 3 to 4 नैनोमीटर मिलेगी, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 नैनोमीटर, बेसेस आर एट 0.34 नैनोमीटर। ये दोनों के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। दिस फॉर्म्स द डीएनए विथ अबव मेंशन सेलिएंट फीचर्स इज कॉल्ड बी डीएनए। ऐसा डीएनए जो बनता है, जो हमें एक्सप्लेन किया है वॉटसन क्रिक मॉडल में, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं,
उस डीएनए को हम कहते हैं बी डीएनए, बी डीएनए कहते हैं, जो मॉडल मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, नोट कर लो इसको। डन, ऑल राइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, what is the difference? What is the difference between nucleotide and nucleoside? Give two example of each with their structure. तो क्वेश्चन में सबसे इजी चीज पूछी, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वेश्चन देखते ही डर लग जाता है, अरे यार मैम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड वाला क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे इजी है। एक बात को ध्यान रखना कि देखो जब भी हमने डीएनए बनाया था, वाटसन क्रिक मॉडल, हमने क्या बोला था, दो चेन्स हैं और उस चेन में क्या क्या जुड़ा है, एक शुगर मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक फॉस्फेट है, उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस है। तो देखो दो चीजें होती हैं, दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और साथ में इसके कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, जैसे मान लो यूरेसिल, ठीक है, तो यूरेसिल भी नहीं लिखती, मैं लिख देती हूं कोई नाइट्रोजनस बेस है, NB, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ठीक है। तो जब दो ही चीज होती हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इसके कंपैरिजन में अगर कहीं पर शुगर का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से शुगर का एक स्ट्रक्चर है और यहां पर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा है और साथ में इसके पास नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा है, अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, शुगर का मॉलिक्यूल होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। कंपैरेटिवली न्यूक्लियोटाइड में टाइड है तो तीन चीजें, थ्री थिंग्स प्रेजेंट है, टाइड से टी है, इसमें तो थ्री थिंग्स प्रेजेंट है, ऐसा याद रख लेना। न्यूक्लियोटाइड में शुगर मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा, साथ में नाइट्रोजनस बेस होगा और साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूं, देखो ये एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर है। हमारे पास एडिनोसाइन है एक साइड, दूसरा एडिनाइलिक एसिड है, दूसरा हमारे पास यूरिडीन है और यहां पर हमारे पास यूरिडाइलिक एसिड है। तो देखो एडिनोसाइन एडिनाइलिक एसिड कब बना, जब एडिनोसाइन में क्या था, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये वाला, दिस इज द शुगर स्ट्रक्चर, इसके साथ एडेनिन बस जुड़ा तो ये एडिनोसाइन बना, यानी ये है न्यूक्लियोसाइड। बट इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दूं तो तीनों चीज जब जुड़ जाए, तीनों चीजें जुड़ जाए, क्या क्या, एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा शुगर वाला स्ट्रक्चर, एक शुगर मॉलिक्यूल, और तीसरा बेस। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो जो बनता है वो है न्यूक्लियोटाइड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कभी ऐसा ना होकर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल रहा और उसके साथ कोई बेस जुड़ गया, अगर यही दोनों चीजें रही तो वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो यही बस यही दोनों डिफरेंसेस होते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल है, यहां पर यूरेसिल जुड़ा है और शुगर का मॉलिक्यूल है तो ये यूरिडीन हो गया। इसी यूरेसिल और शुगर के मॉलिक्यूल में हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, यूरिडाइलिक एसिड, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लो, पहले ये बना के रख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट इट एंड कीप। नेक्स्ट, अब आपको इसमें लिखना क्या क्या है वो देख लो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं और उन कार्बन कंपाउंड में हेटेरोसाइक्लिक, अलग अलग साइक्लिक रिंग्स होती हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, राइट। ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर हमने ये ग्रुप शुगर के साथ जोड़ दिए तो वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो एडेड, अगर इसी के साथ आपने फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया तो इट इज फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो फिर वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। एडिनोसाइन, ग्वानिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, बस शुगर बेस के साथ अगर यूरेसिल जोड़ दिया तो वो यूरिडाइलिक एसिड बना लेगा, जो कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गई। सो ये आपको आंसर में मेंशन करना होगा। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। राइट इट डाउन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, describe various forms of lipid with few example.
फॉर्म्स ऑफ लिपिड पूछे, सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। देखो फॉर्म्स ऑफ लिपिड में सबसे पहला फॉर्म हमारे पास कैसा होता है, सबसे इजी सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड। और तीसरा होता है डेरिवेटिव। ये तीन होते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है। इन तीनों में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ जाएगा, बहुत सारे इनके सब टाइप्स आ जाएंगे। तो सिंपल लिपिड कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ फैटी एसिड जुड़ा हो। फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल लिपिड। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में, किसी लिपिड के कंपाउंड में फैट भी हो, ऑयल भी, सॉरी फैट भी हो, अल्कोहल भी हो और साथ ही फंक्शनल ग्रुप भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो, तो ऐसे लिपिड को हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड। अब सिंपल में एक ही चीज थी, कंपाउंड में बहुत सारी चीजें आ गई, तो फिर डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव लिपिड वो लिपिड होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की या तो लॉन्ग चेन हो या फिर रिंग्स हो। तो इट हैज हाइड्रोकार्बन चेन्स और रिंग्स। हाइड्रोकार्बन की या तो चेन है या तो रिंग्स है। सिंपल इजी फॉर्म ये है, ठीक है। अब देखो आपको इसे डिस्क्राइब कैसे करना है। लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या आप ऑयल को या फिर फैट को पानी में घोल सकते हो? नहीं घोल सकते, राइट। तो लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। They are not soluble in water. They could be simple fatty acid, simple lipid. A fatty acid has carboxyl group attached to R group, या फिर कभी हो सकता है कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, R ग्रुप जुड़ा हो। R ग्रुप could be मिथाइल, इथाइल, higher number of CH2 ग्रुप। अब ये देखो जो भी ग्रुप जुड़ने वाला है वो कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला पोर्शन नहीं इरेज कर रही हूँ, सिर्फ इस पोर्शन को इरेज कर रही हूँ सो दैट आपके सामने वो बना रहे, अभी लिखा रहे, है ना, तो आपको डायरेक्शंस मिलती रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। 2 स्टेप में आपने ये बताया, एग्जाम्पल दे दिया। पाल्मिटिक एसिड अगर है, पाल्मिटिक एसिड अगर है, पाल्मिटिक एसिड है तो 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोक्सिल के साथ साथ उसमें 16 कार्बन का कंपाउंड बना है। नेक्स्ट अराकिडोनिक एसिड है तो उसमें 20 कार्बन एटम्स है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसमें ग्रुप भी दिख रहा है, कार्बन एटम भी समझ गए। फैटी एसिड्स पे अगर आप जाओ, कुड बी सैचुरेटेड और दे कुड बी अनसैचुरेटेड। मैंने बोला था इसी के सब टाइप्स में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आएगा। तो सैचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा हो। सो अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। और इन दोनों के एक बार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी आपने आंसर में मेंशन करना है। अगर लिपिड का क्वेश्चन आया है तो टाइप्स ऑफ लिपिड में एग्जाम्पल के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होना चाहिए मेंशन। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। दूसरा आपने ग्लिसरॉल का एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। आगे मैं इसको हटाती हूं, ओके। अभी मैंने ये लिखा रहने दिया है, इसको नोट कर लो, पहले कर लिया। आगे देखो नेक्स्ट, Many lipids have both glycerol and fatty acid. कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ग्लिसरॉल ग्रुप भी जुड़ा है और फैटी एसिड भी जुड़ा है। Hence fatty acid are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride, triglyceride, monoglyceride, diglyceride या फिर ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स ऑयल बेस्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये ऐसे फैट्स कहलाते हैं जो किस पे बेस्ड हो, मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। देखो कितनी भी सर्दी पड़ जाए ऑयल ऑयल ही रहता है, बट घी जम जाता है। तो क्यों है ऐसा, ऑयल ऑयल ही क्यों रह रहा है? क्योंकि उसका दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ ऐसे भी लिपिड्स हैं जिनके पास फॉस्फोरस ग्रुप्स जुड़े हों या फिर फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जुड़े हों। सो दीज आर फॉस्फोलिपिड। उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। जहां फॉस्फोरस जुड़ जाए बस वो फॉस्फोलिपिड हो गया।
दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जो फॉस्फोलिपिड। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लास 8th में सेल चैप्टर में पढ़ा था, वहां फॉस्फोलिपिड के नारे लगाए थे और बहुत अच्छे से उसका डायग्राम बनाकर पढ़ा था, राइट, याद है। और अभी सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम बार बार कहते थे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड, तो वो क्या है? इट इज बेसिकली अ लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड लेसिथिन इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जितने भी न्यूरल टिश्यूज होते हैं उनके बहुत कॉम्प्लेक्स लिपिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपको याद रखने। आंसर लिखने का पैटर्न आपका ऐसा रहेगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। सो यू आर गोइंग टू ऑलवेज मेंशन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डन, ऑल राइट, नोट कर लो इसको। डन, ओके, सो फाइन। अब मैं इस पोर्शन को आई होप आपने लिखा होगा। देखो ये वाला पोर्शन भी आपके नोट्स में आपके पास होना चाहिए। डन, ऑलराइट, ये आपको याद कराने में बहुत मदद करेगा। सो हियर वी आर डन विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। बायोमोलिक्यूल के लिए हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को किया है कंप्लीट। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं 3 अलग अलग जगह पे, ठीक है। व्हाट आर दीज 3 प्लेसेस? आप YouTube पर कर सकते हैं, YouTube पर जाकर भी कर सकते हैं, आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर जाएंगे magnetbrains.com टाइप करेंगे, मैग्नेटब्रेन्स के नाम से आपको उसका ऑफिशियल पेज मिलेगा। ऑफिशियल पेज पर आपको टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आपका टॉप कोर्स है, सपोज CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, तो आपका जो भी कोर्स है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने से पूरा जो कोर्स है उसकी डिटेल्स, उसके सब्जेक्ट्स, टीचर्स के आइकन्स दिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उस पर वॉच नाउ क्लिक करिए, तो पर्टिकुलर सेक्शन खुल जाएगा जहां पर उन टीचर का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर्स के अंदर क्लिक करोगे तो टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक्स पर आप जाकर के वॉच नाउ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेशंस को देख सकते हो। इसके अलावा आप हमें और भी जगह फॉलो कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पर तो फॉलो करना ही करना है ना, सब्सक्राइब कर ही लेना है, पर आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव न्यू चीजें, बहुत मजेदार चीजें आपको देखने को मिलती हैं कई सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपके लिए ये सारी कुछ चीजें, सारा कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ना तो आपको कोई कुछ बाय करना है, आपको कुछ भी बाय करना नहीं है, आपको कोई कूपन नहीं लगाना है, कोई 5% 10% ऑफ नहीं करना है, सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन वॉच एवरीथिंग एट नो कॉस्ट, एट 0 कॉस्ट। चाहे कितने भी चैप्टर्स पढ़ लो, चाहे पूरा सिलेबस पढ़ लो, ऑलराइट। अगर सेशन अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया है, तो लाइक जरूर कर देना सेशन को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और शेयर जरूर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।